नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ नस्लीय बयान पर जताया खेद। कांग्रेस ने की मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। गोवा के मुख्यमंत्री पर भी विवादित बयान का आरोप। मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में समन पर रोक। पूर्व प्रधानमंत्री को तलब करने की वैधता पर सवाल। एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि और सहयोगियों की 742 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। 20 अप्रैल के पहले जनता परिवार का विलय संभव। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, नेतृत्व, नीति और झंडे पर मुलायम सिंह यादव लेंगे फैसला। और अगले 5 साल में निर्यात 900 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान। निर्यातकों और एसईजेड के लिए विशेष रियायतें। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। सरकार ने अगले 5 साल में निर्यात दोगुना कर 900 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 साल के लिए आज जारी की गई नई विदेश व्यापार नीति में निर्यातकों और विशेष आर्थिक क्षेत्र को कई छूट देने का ऐलान किया गया, जिसमें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को एकीकृत करने पर भी जोर दिया गया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनडीए सरकार की पहली विदेश व्यापार नीति जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा जोर 2020 तक भारत से निर्यात को 900 अरब डॉलर करने पर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3.5% हो जाएगी। We want to make India a significant participant in world trade by the year 2020. India must assume a position of leadership in the international trade discourse. सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए 2 नई स्कीमों का भी ऐलान किया है। ये स्कीमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से जुड़ी हैं। यही नहीं, एसईजेड को बढ़ावा देते हुए यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर प्रोत्साहन स्कीम जारी रखने का भरोसा भी दिया गया है। नई नीति में राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा। In order to boost exports from SEZs, government has now decided to extend benefits of both the reward schemes, MEIS and SEIS, to units located in SEZs. It is hoped that this measure will give a new impetus to the development and growth of SEZs in the country. नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यात पर ज्यादा छूट मिलेगी। इसमें डिब्बाबंद कृषि और खाद्य वस्तुएं और ग्रामीण उद्योगों के सामान शामिल हैं। ये ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब देश से निर्यात घट रहा है। इस साल फरवरी में निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट हुई है और ये 15% घटकर 21.54 अरब डॉलर रहा। वैसे 2013-14 में देश से कुल निर्यात 465.9 अरब डॉलर रहा था। कृति मिश्रा के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इस विदेश व्यापार नीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। CHC शेखर साहब हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। सर, स्वागत है आपका। शेखर जी, सबसे पहले तो ये जो नई विदेश व्यापार नीति है और 5 साल का एजेंडा जो है, एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट डबल करने की बात कही जा रही है, कितना पोटेंशियल इसमें देख रहे हैं? और क्योंकि हमने देखा हाल के कुछ पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रही है। पहले तो मैं कुछ पॉजिटिव्स जो इस ट्रेड पॉलिसी में, इस ट्रेड पॉलिसी स्टेटमेंट में जो पॉजिटिव्स हैं उनकी बात करूंगा पहले जी। मोटे तौर पे एक्चुअली इस पॉलिसी में एक क्लियर विजन स्टेटमेंट दी गई है, इन द सेंस दैट एक एक्सटर्नल सेक्टर में हमें क्या करना है, इन हाउस क्या क्या, हमारे घरेलू सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे ट्रेड फैसिलिटेशन हैं, प्रोसीजर्स हैं, इनके बारे में इनसे हम इनको कैसे सॉल्व करें, इस पे वेरी क्लियर पॉलिसी एक स्टेटमेंट दी गई है। 1. Now coming to the actual specifics of trade policy statement, the main thing is जो merchandise exports, जो जैसे हिंदी में तो मैं थोड़ा, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो MEIS जो merchandise exports हैं, इनको पहले 5
कैटेगरीज में जो हम रायते देते थे, नाउ ऑल दोस वो सब कैटेगरीज को मिलाकर एक सिंगल कैटेगरी बना दिया गया और नो काइंड ऑफ कंडीशनैलिटी जिसे कहते हैं, कोई किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है निर्यात पर. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो सब कंफ्यूजन हट गया है. नाउ सर्विसेज के अंदर मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, पर्टिकुलरली वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं, रॉ प्रोडक्ट्स नहीं, वैल्यू एडेड, जैसे कि हम प्रोसेस्ड फ्रूट्स प्रोसेस करके फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, इनके ऊपर काफी जोर दिया गया. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट. ये बहुत अच्छी बात है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. मे बी आफ्टर अदर पैनलिस्ट टेक ओवर. नहीं, मैं सर मैं आप ही समझना चाह रहा था कि असल में दो जो नई स्कीम इसमें इस बार इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, MEIS और SEIS, किस तरीके से ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगी, कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है, और इनको एक करने, इस पूरे दायरे के अंदर लाने के पीछे मकसद क्या, मोटिव दिख रहा है? बेसिकली इनको एक करने का मेन मकसद ये है कि प्रोसीजर्स को आसान किया जाए. देखिए, जितने आपको कैटेगरीज होंगी, जितने तरह के डिफरेंट आपको ड्यूटीज होंगी, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स के अंदर. एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. उसमें एक तरह का रेड टेपिज्म की बात जो है वो आ जाती है. तो जैसे आप प्रोसीजर्स आसान कर देते हैं तो इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर एक्सपोर्टर्स. एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है प्रोसीजर्स को समझना और उनको लागू करना. सो इन दैट सेंस ये जो MEIS में पांचों को मिलाकर एक सिंगल स्कीम करना, मेरे हिसाब से तो वो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट में. एंड नंबर 2, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले अगर आप 10 साल में देखें, हमारा ट्रेड सरप्लस इन एग्रीकल्चर हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 20% पर एनम, यानी कि 20% जो है वो वृद्धि दिखा रहा था एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. और इसमें हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी? प्रोसेसिंग. यानी कि बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम बहुत इजीली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो सब बहुत सारा चीज़ वेस्ट हो रहा था क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग की सुविधा नहीं थी और हमारा क्लियर फोकस नहीं था प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर. और इस बार इस पर्टिकुलर इसमें काफ़ी जोर इस पे दिया गया एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और एक जिसको लेकर फोकस मैं कहूं कि जहां पर सबसे ज्यादा चिंताएं रही हैं एक्सपोर्ट को लेकर, शेखर जी, वो दिखता है जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट. इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, डबल करना है, जो हमने एक टारगेट दिया है, इस पॉइंट पर जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट जो है ये कितना ज्यादा मैं कहूं मुश्किल या फिर आसान करेगा अपने इस टारगेट को? कुड यू प्लीज दोहराएंगे अपना क्वेश्चन थोड़ा सा? जी शेखर जी, ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई. जी, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट को लेकर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, वो उस क्वालिटी, उस लेवल का नहीं होता जो इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स होते हैं. उस दिशा में इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है? उस दिशा में कितना कुछ काम किया गया है? हाँ, इस बात पे शायद आपने ये बात आपकी सही है. एक्चुअली क्वालिटी के ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा जोर कम है. और नॉट ओनली ना कि सिर्फ क्वालिटी, एक्चुअली इस पॉलिसी के अंदर कुछ फोकस सेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि डिफेंस है, फार्मास्यूटिकल्स है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सर्विसेज है. अब फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एक मेजर, फार्मा के सेक्टर के अंदर एक मेजर मुद्दा ये है ट्रिप्स एग्रीमेंट, और उससे हम कैसे, एक्चुअली इंडिया इज द फार्मेसी, कहा जाता है इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग नेशंस का फार्मेसी है, और हमें ट्रिप्स उससे एक्चुअली हाउ टू टैकल दैट इज वन पॉइंट. नंबर 2, जब एक्चुअली इस पॉलिसी स्टेटमेंट में एक और फूड सिक्योरिटी की बात कही गई है कि हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, पिछले आपको याद होगा पिछले अक्टूबर नवंबर में यूएस और इंडिया के बीच में एक
काफी फ्रिक्शन हुआ था बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर। फाइनली एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत एक पीस क्लॉज जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। लेकिन दैट पीस क्लॉज, वो जो पीस क्लॉज है वो टेम्परेरी है, और इंडिया को जो है आगे चल के बाकी WTO नेशंस को एश्योर करना होगा कि हमारे जो स्टॉक्स हैं हम अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही यूज करेंगे और हम एक वर्ल्ड मार्केट में डंप नहीं करेंगे। इस टाइप के एश्योरेंस जो है, क्रेडिबल एश्योरेंस इंडिया को देना पड़ेगा WTO में। सो ये चीजें जो है ना, जो which are outside India's purview, those needs to be tackled. That is one thing. जी शेखर जी, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उसके बारे में थोड़ा सा फोकस मुझे जी कम लग रहा है। शेखर जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और इस नीति के तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। भारतीय रेल कितनी बीमार, निजीकरण से होगा कितना सुधार। देखिए देश देशांतर, निजीकरण की राह, आज रात 8:30 बजे। बीस अप्रैल से पहले जनता परिवार अपनी नई पहचान के साथ सामने आएगा। इस बात के संकेत JDU महासचिव KC त्यागी ने राज्यसभा टीवी से बातचीत में दिया है। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व, नीति, चुनाव चिन्ह और झंडे पर आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव करेंगे। लखनऊ से लेकर पटना तक इसकी तैयारियां जोरों पर है। त्यागी के मुताबिक सभी मुद्दों पर मतभेदों को दूर कर लिया गया है। खबरें ये भी हैं कि 6 दलों को मिलाकर बनने जा रही नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी होगा। बैठक में श्री मुलायम सिंह यादव जी को सभी घटक दलों के नेताओं ने स्वीकृत किया है कि वो विलय संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने, नई पार्टी का चुनाव चिन्ह, झंडा, नीति वक्तव्य तैयार करने के लिए अधिकृत हैं। और हमें आशा है कि इसी सप्ताह के अंत तक या राज्यसभा लोकसभा के सत्र प्रारंभ होने से पहले नई पार्टी अस्तित्व में आ जाएगी। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में विशेष CBI अदालत से जारी हुए समन पर रोक लगा दी है। विशेष अदालत ने उन्हें बतौर आरोपी 8 अप्रैल को हाजिर होने के लिए समन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को जारी समन के मामले में विशेष अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मनमोहन सिंह की ओर से वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल ने अदालत में जिरह की। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को तलब किए जाने की वैधता पर सवाल उठाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी। This is a stay pending the decision of the issues by the Honorable Supreme Court because rule is always issued when the court finds a strong prima facie case. So notices were issued to the CBI? Yes, they have now issued notices, which have been accepted. CBI has already accepted notice in court, and the Union of India has been allowed to be served. इससे पहले मनमोहन सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन के पीछे उनका आपराधिक इरादा नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप नहीं लगाए जा सकते। इस मामले में मनमोहन सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को भी पेशी से छूट मिल गई है। ये कहा गया कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, जबकि ना तो जो मटेरियल्स क्लोजर रिपोर्ट के साथ लगाए गए हैं उनमें कुछ बात है कि जिससे क्रिमिनल कंस्पिरेसी इंटरप्रेट की जाए। सरकार ने इसे कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बताया है। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसलिए हमने तो यही कहा था कि मनमोहन सिंह जी को कोर्ट के चौखट में कांग्रेस ने लाके खड़ा किया, क्योंकि घोटाला तो हुआ ही। CBI की विशेष अदालत ने 11 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव PC पारिक और 3 अन्य को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था और उन्हें 8 अप्रैल को अदालत में पेश होने को कहा था। इससे पहले दिसंबर में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद मनमोहन सिंह से CBI ने उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। ये मामला दरअसल 2005 में हिंडाल्को को ओडिशा में
तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन मामले से जुड़ा है। उस वक्त कोयला मंत्रालय का प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतरिम तौर पर राहत मिल गई है, लेकिन स्थायी राहत उनको तभी मिलेगी जब इस पूरे मामले का निचली अदालत से निपटारा हो जाएगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अपने नेताओं के बयानों को लेकर एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नस्ली टिप्पणी की है। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। महिलाओं को लेकर दिए बयान के चलते आलोचना के दायरे में गोवा के मुख्यमंत्री भी हैं। कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के हाजीपुर में दिए इस बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इसमें वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर नस्ली बातें करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी बयान की आलोचना की है। ये पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके लिए उनके ऊपर नफरत फैलाने का मामला दर्ज हुआ था। मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री जी भाषण तो बहुत बढ़िया देते हैं कि ऐसे शब्दवाली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, परंतु जब एक केंद्र का मंत्री ही इस तरह का शब्दवाली का इस्तेमाल करता है तो प्रधानमंत्री जी को इस पे अपना बयान देना चाहिए। डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी बात है ये सब, बिल्कुल ये सब गंदा संगठन है। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है और ये बयान वो इसलिए इतनी हिम्मत करते हैं इनके जैसे लोग देने के लिए महिलाओं के बारे में, क्योंकि हमारे देश में कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ही नहीं जो उनकी जबान को रोके। मामले को तूल पकड़ता देख गिरिराज सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने इसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत बताया है। इसको किस ढंग से पेश किया गया ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों या अन्य कोई, किसी को भी अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उधर गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर की भी नर्सों पर दिए बयान को लेकर आलोचना हो रही है। राज्य में आंदोलन कर रही नर्सों ने आरोप लगाया कि पार्सेकर ने उन्हें धूप में भूख हड़ताल नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे उनका रंग काला पड़ जाएगा। हालांकि लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके सहयोगियों की करीब 742 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कार्रवाई एयरसेल मैक्सिस घोटाले में की है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन समेत कई आरोपी हैं। मारन पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के सी शिवशंकर पर एयरसेल में हिस्सेदारी मैक्सिस को बेचने के लिए दबाव डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों से पूर्वी राज्यों में निवेश की अपील की है। राउरकेला स्टील प्लांट में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में देश में निराशा के बादल छटे हैं। प्रधानमंत्री ने पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि कोयला अब हीरा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ओडिशा में विस्तारित राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के पश्चिमी हिस्से की तरह पूर्वी हिस्से में भी विकास को रफ्तार देनी होगी। सरकार की सभी परियोजनाओं में पूर्वी राज्यों का खास ख्याल रखा जा रहा है। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत का पूर्वी इलाका, उड़ीसा से लेकर के गुवाहाटी तक पूरा इलाका, यह कैसे सामर्थ्यवान बने, कैसे विकास की यात्रा में भागीदार बने। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राउरकेला का स्टील देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने राउरकेला को लघु भारत बताया, जिसने देश को इस्पात जैसी मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने स्टील उत्पादन में देश को नंबर 1 बनाने के लिए काम करने को कहा। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस्पात के उत्पादन में, लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। और जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो हमें किसी के भी पीछे रहना मंजूर नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला कारखाने के विस्तार में
12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब कारखाने की उत्पादन क्षमता 2.5 गुना बढ़कर हर साल 45 लाख टन हो जाएगी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद इस कारखाने में आने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक समिति ने यूजीसी को भंग करने की सिफारिश की है। समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को एक असफल संस्थान बताते हुए इसकी जगह नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी बनाने पर सिफारिश की। केंद्र सरकार योजना आयोग के बाद अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को भी भंग कर सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया था। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष हरि गौतम की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि यूजीसी उच्च शिक्षा की मुश्किलों से निपटने में नाकाम साबित हुआ है। समिति की सिफारिशों के मुताबिक यूजीसी को भंग किया जाना चाहिए। यूजीसी में कोई बदलाव फायदेमंद नहीं होगा। समिति के मुताबिक यूजीसी की जगह नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी की स्थापना होनी चाहिए। पीएचडी के लिए ऑल इंडिया टेस्ट होने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल के अकादमिक अनुभव की सिफारिश की गई है। हरि गौतम कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यूजीसी शुड बी स्क्रैप्ड। मैं काफी कुछ सहमत हूं इस मामले में भी कि यूजीसी जो है इसका फंक्शन अब केवल मात्र पैसा देना ही रह गया है। रेगुलेटरी जो इश्यूज था वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ये संस्था देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्टैंडर्ड तय करने, मान्यता देने और वित्तीय सहयोग पर फैसले लेती है। साथ ही सिलेबस से लेकर प्रोफेसरों की नियुक्ति और योग्यताएं भी यूजीसी निर्धारित करती है। हालांकि यूजीसी के सदस्य समिति की इन सिफारिशों से इत्तेफाक नहीं रखते और यूजीसी को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात कह रहे हैं। यूजीसी को एक ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है और इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी वसी है, काफ़ी वास्ट है और उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं उनको और काफ़ी मजबूती तरीके से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जोर देने की ज़रूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समिति ने योग और ध्यान की पढ़ाई पर भी जोर दिया है। अगर गौतम समिति की सिफारिशों को मान लिया गया तो योजना आयोग के बाद अब यूजीसी का भी नामकरण बदल दिया जाएगा। लेकिन शिक्षाविदों का सवाल है कि आखिर इस नाम बदलने की कवायद से हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली को कितना लाभ होगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में आज हुई ताजा बारिश से घाटी में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ गया है। हालांकि झेलम नदी के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कुछ एक इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस बीच केंद्र सरकार ने हालात को नियंत्रण में बताया है। पानी में डूबे घर और गलियां। श्रीनगर के रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें यहाँ रहने वालों की मुश्किलात की बानगी भर हैं। उस पर बुधवार को वादी में हुई बारिश ने यहाँ के बाशिंदों के जहन में बाढ़ के डर को बढ़ा दिया है। खौफ ही खौफ है, यहाँ गिर गए, हमारे मकान अंदर से दब गए हैं। ये खोखला है, अंदर 4 दीवारी है, बाकी बाहर से लग रहा है मकान है, अंदर से खोखले हो गए हैं साफ पानी से। पिछली बार बाढ़ आया था, कोई भरोसा नहीं था क्या हो रहा था उस टाइम। इस टाइम पता गवर्नमेंट को पूरा, इस टाइम बारिश भी आ रहा है, खतरा भी है, खौफ भी है। झेलम नदी के जलस्तर में बुधवार को गिरावट देखी गई, लेकिन अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो इसकी सहायक नदियां फिर से उफान पर आ सकती हैं। बकौल मौसम विभाग अगले 2 दिनों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। पीर पंजल माउंटेन रेंज में मॉडरेट रेनफॉल तो होगा हर जगह, तो कुछ जगहों पे हेवी रेनफॉल भी होने का पूरा उम्मीद है। तो इसीलिए हमने वेदर वार्निंग जारी किया है कि 1 से लेकर 3 तारीख के लिए वार्निंग अभी भी वैलिड है। बाढ़ की आशंकाओं के मद्देनजर केंद्र ने हालात से निपटने के लिए और टीमें भेजने की बात कही है। कश्मीर में जो फ्लड को लेकर के वहाँ हंगामा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र से पूरा टीम भेजा गया है और आवश्यकता पड़ेगा तो उसका और भेजा जाएगा। और वहाँ के जम्मू कश्मीर का राज्य सरकार भी पूरा काम में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष ने बाढ़ के मुद्दे पर अवरोध पैदा किया और फौरन राहत की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। सूबे के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज इस बात का ऐलान किया है। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच करीब 33,000 एकड़ में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर को विकसित किया जाएगा। अभी हैदराबाद आंध्र और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है।
यमन के युद्धग्रस्त इलाके में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 350 भारतीय नागरिकों को पानी के जहाज INS सुमित्रा से सुरक्षित जिबूती लाया गया। वो यमन के एडन से मंगलवार की रात जहाज में सवार हुए थे। बुधवार की रात तक वो भारत के विभिन्न जगहों पर भारतीय वायुसेना से अपने गृह शहर पहुंच जाएंगे। ICC ने मुस्तफा कमाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे पहले ICC को भेजे इस्तीफे में उन्होंने ICC संविधान के दायरे में काम करने का मौका न देने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि मुस्तफा कमाल को विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी देने का मौका नहीं दिया गया था, जिससे खफा होकर वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी छोड़कर स्टेडियम से चले गए थे। ICC चेयरमैन N श्रीनिवासन ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क को ट्रॉफी सौंपी थी। और खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 50% फसल खराब होने पर 15,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने अगली फसल तक बिजली बिल और कर्ज वसूली पर रोक लगा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल राज्य के किसानों से मिलेंगी। तमिलनाडु के सूखा पीड़ित किसानों ने आज चेन्नई में मरीना बीच पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। सीबीआई ने आज जोधपुर के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर PK शर्मा को गिरफ्तार किया। उन्हें 15 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शर्मा पर आरोप है कि वो गहना कारोबारी के एक मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। बेंगलुरु में एक निजी कॉलेज के छात्रावास में अटेंडेंट ने एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है। मारी गई लड़की 12वीं में पढ़ती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन भी हुए। 2 बार कीमतें बढ़ने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है। गुरुवार से पेट्रोल 49 पैसे सस्ता होगा। वहीं डीजल के दाम में 1 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। कच्चे तेल की कीमत घटने के बाद तेल कंपनियों ने दाम कम करने का फैसला किया। नए कारोबारी साल के पहले दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 303 अंक की उछाल के साथ 28,260 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक बढ़कर 8,586 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में दिखी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और परिजनों के लिए आज से योग की कक्षाएं शुरू हुई। ये कक्षाएं रविवार को छोड़कर हर दिन लगेंगी। कार्मिक विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों की मानसिक क्षमता बढ़ेगी और उनका जीवन बेहतर होगा।